तो कैसे हो आप लोग। हमारा ग्रुप 15 एलिमेंट ख़त्म हो गया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 16 एलिमेंट। बच्चों, तुम्हें लग रहा हो कि सर थोड़ा ज़्यादा करवा रहे हैं आजकल, बट अच्छा रहेगा अगर हम हाफ ईयरली से एटलीस्ट पी ब्लॉक पहले कर लें, क्योंकि देखो बाद में भी हमें ही करना है, तो एटलीस्ट 5 चैप्टर हो जाए अगर हाफ ईयरली से पहले तो बेटर रहेगा। तो प्लीज़ थोड़ी सी अगर डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना। तो देखो, ग्रुप 16 एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे चालकोजेंस भी बोलते हैं। चालकोजेंस क्यों? क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, ये जनरली और फॉर्म करते हैं, ठीक है। चालकोजेंस क्या होते हैं? और फॉर्मिंग एलिमेंट्स। और क्या होते हैं? मेटल्स वगैरह के और होते हैं जिनसे मेटल्स वगैरह को जनरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ठीक है, ऐसे मेटल ऑक्साइड पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, मेटल सल्फाइड पाए जाते हैं, उन ओर्स में से मेटल्स को निकाला जाता है, तो इस वजह से चालकोजेंस वगैरह बोलते हैं। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं इसके अंदर। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, उससे टीपो, ठीक है। ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है, सल्फर नॉन मेटल, सेलेनियम टेलीरियम मेटलॉइड होते हैं, और पोलोनियम होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो इतना खतरनाक मेटल होता है, इतना खतरनाक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है कि अगर इसे किसी ने हल्का सा भी अपनी बॉडी में इनहेल कर लिया ना तो शायद ही वो मुश्किल से बच पाए। इतनी खतरनाक तरीके से रेडियो एक्टिव डिके करता है इसे, है ना। तो एक बार किसी ने अगर इसे बॉडी में ले लिया तो उसका बच पाना शायद बहुत ही मुश्किल हो, ठीक है। तो देखो अभी ग्रुप 16 एलिमेंट्स पाए कहाँ कहाँ जाते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, देखो ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले तो हवा में, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, और साथ साथ फोटोसिंथेसिस का सोर्स होता है इसका, कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, वहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। और साथ ही साथ ये अर्थ क्रस्ट में ही पाया जाता है, जैसे मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में, बहुत सारे ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। इवन ये अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ की सतह के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ये एलिमेंट है, ठीक है। और सल्फ़र कहाँ से मिलता है? एक तो अर्थ क्रस्ट से ही मिलता है, ठीक है। और कंबाइंड फॉर्म में कहाँ कहाँ से मिलता है? सल्फेट की फॉर्म में सल्फर हमें कहाँ मिल जाता है? जिप्सम में मिल जाता है, इप्सम सॉल्ट में मिल जाता है, MgSO4.7H2O। और सल्फाइड की फॉर्म में हमें सल्फर कहाँ मिल जाता है? गेलेना, PbS, जिंक ब्लेंड, ZnS, इसकी फॉर्म में मिल जाता है। और साथ ही साथ ये वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होते हैं ना, ज्वालामुखी वगैरह में, तो वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में भी हमें सल्फर मिल जाता है, ठीक है। और सेलेनियम और टेलेरियम कहाँ मिलते हैं? सल्फर के साथ H2 नेगेटिव आयन के साथ चिपके बैठे रहते हैं, तो इस सल्फाइड की फॉर्म में हमें, सल्फाइड और की फॉर्म में हमें सेलेनियम और टेलेरियम मिलते हैं, ठीक है। और पोलोनियम हमें कहाँ मिलता है? अर्थ क्रस्ट में मिलता है, ये रेडियो एक्टिव मेटल है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ग्रुप 16 एलिमेंट की एटॉमिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो देखो, जर्नल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर देखें तो इसकी तो होती है NH2 NP4, यानी कि इसके लास्ट शेल में, एस सब शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सब शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने होते हैं? 6। एग्जाम्पल देख लो, 1s2 2s2 2p4, या सल्फर का देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। 16 एलिमेंट के हर एक एलिमेंट के अंदर वैलेंस शेल के अंदर कॉन्फिगरेशन कुछ किस तरह की होगी? NH2 NP4। ये सेकंड थर्ड ये पीरियड को भी रिप्रेजेंट करते हैं और आउटर मोस्ट शेल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी लास्ट शेल के अंदर हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। इनका एटॉमिक और आयनिक रेडियस देखें, इनका एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि शेल नंबर बढ़ती जाएंगी, शेल बढ़ती जाएंगी, साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। इस वजह से ऊपर से नीचे जैसे हम जाते हैं तो इनका साइज़ बढ़ता जाता है, एटॉमिक और आयनिक रेडिया भी बढ़ता रहता है। ऑक्सीजन का सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा सल्फर का, उससे ज़्यादा सेलेनियम का, उससे ज़्यादा टेरिलियम का, उससे ज़्यादा पोलोनियम का। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आते हैं, न्यूक्लियस और लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाता है। डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, एनर्जी कम लगेगी। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती जाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। अगर ग्रुप 15 और ग्रुप 16 एलिमेंट में कंपेयर करें तो ग्रुप 16 एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, बट एक्चुअली में ग्रुप 15 एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ग्रुप 15 एलिमेंट के अंदर जो उसकी पी सब शेल होती है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। इसलिए ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है। जो जितनी बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतनी बढ़िया तरीके से एनर्जी निकलेगी, या उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ना घटती जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी घटती जाती है। बट हाँ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट होता है ग्रुप 16 के अंदर, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पड़े रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन आता है उनको फटाफट से रिपेल करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो इस वजह से इसकी लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, क्योंकि रिपल्शन की वजह से और छोटे साइज़ की वजह से इलेक्ट्रॉन को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे ग्रुप में घटती है, बट ऑक्सीजन की लिस्ट होती है।
एथो स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्लो। ठीक है, तो मेटलिक करेक्टर की बात करें तो मेटलिक करेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ता है। इसका रीज़न क्या है? मेटल, एक बढ़िया मेटल कौन सा होता है जो बढ़िया सा इलेक्ट्रॉन दे। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाता है, अट्रैक्शन कम होती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ईजी होता है, तो इसलिए टॉप टू बॉटम मेटलिक करेक्टर बढ़ता जाता है। तुम ऐसे भी देख सकते हो कि ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल होते हैं, ये दोनों मेटलाइट होते हैं, ये होते हैं मेटल। तो टॉप टू बॉटम मेटलिक करेक्टर बढ़ रहा है ना, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम घटती जाती है। इसका रीज़न क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जब बॉन्ड बन रहा हो, तो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे जाते जाते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन वही डिस्टेंस बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन की तरफ कम होती जाती है, तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम घटती जाती है। अब देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो ऑल एलिमेंट्स एक्सिबिट एलोट्रॉपी। ग्रुप 16 के जितने एलिमेंट है वो सब एलोट्रॉपी शो करते हैं। एलोट्रॉपी क्या? कि किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी दो तीन फॉर्म में रहने की, जैसे ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में भी रहता है, ओजोन की फॉर्म में रहता है, कार्बन डाइबन की फॉर्म में रहता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में रहता है ना, कि लाइक एक ही एलिमेंट दो तीन फॉर्म में रह रहा है। उनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर और उनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग है। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी, कि एक एलिमेंट का दो तीन फॉर्म में रहना। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम 16 एलिमेंट्स का बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ रहा है। ठीक है, एटॉमिक मास बढ़ेगा तो वन रोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ते हैं। बट हाँ, पोलोनियम का टेरेलियम से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखो, जो टेलेरियम है, सेलेनियम है, ये तो 6 बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि +6 ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। बट पोलोनियम सिर्फ और सिर्फ +4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +6 नहीं शो कर सकता, यानी कि इसके लिए 6 बॉन्ड बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये 4 बॉन्ड बनाता है, जबकि टेलेरियम 6 बॉन्ड बना लेता है। तो अब इसके अंदर बॉन्डिंग कम है। ठीक है, तो अट्रैक्शन इसके एलिमेंट्स के बीच में कम होगी। ठीक है, अट्रैक्शन कम होगी, तो इसकी वजह से इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू टेलेरियम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि O2 के मॉलिक्यूल के बीच में वीक वन रोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए ऑक्सीजन किसकी तरह एक्ट करती है? किसकी तरह रहती है? गैस की तरह। जबकि जो बाकी जिनके एलिमेंट्स ऐसे सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेरेलियम हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, ऑक्टा फॉर्म में, यानी कि ऑक्सीजन तो डायटोमिक फॉर्म में रहती है कि दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलकर रहते हैं, बट सल्फर सेलेनियम के केस में वो 8 एटम एक साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन के बीच में तो वीक वन रोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जबकि अदर एलिमेंट्स के केस में वन रोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से सॉलिड होते हैं, जबकि डाइऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब कैटिनेशन की बात कर ले तो सल्फर सल्फर बॉन्ड बढ़िया कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं एज़ कंपेरिजन टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कैटिनेशन क्या होता है? कि एलिमेंट्स की आपस में जुड़ने की टेंडेंसी, जैसे कार्बन लंबी लंबी चेन में जुड़ा रहता है, हेक्सेन में, पेंटेन में, है ना, ऐसे सल्फ़र भी 3 सल्फ़र एक साथ जुड़े रहते हैं, 4 सल्फ़र एक साथ जुड़े रहते हैं, जबकि ऑक्सीजन के केस में तुम्हें मैक्सिमम 2 या 3 ऑक्सीजन ही एक साथ जुड़े हुए मिलेंगे। कैटिनेशन यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, आपस में जुड़ने की प्रॉपर्टी, वो सल्फ़र की ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम क्यों होती है? क्योंकि देखो, ऑक्सीजन का साइड छोटा होता है, इस पे होते हैं लोन पेयर। अब छोटा साइज है, पास पास होंगे, लोन पेयर आपस में रिपेल करेंगे, इसलिए सिंगल बॉन्ड इसका इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता। जबकि सल्फ़र के केस में साइज़ बड़ा होता है, लोन पेयर दूर होते हैं, रिपल्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इस वजह से सल्फ़र सिंगल बॉन्ड सल्फ़र स्टेबल होता है। तो उसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन कर रखा है एज ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हैज़ ग्रेटर रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लोन पेयर एंड स्मॉलर साइज, while sulfur size is greater, hence inter-electronic repulsion will be less in sulfur single bond sulfur। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी हमारी एक्सप्लेन हो गई। अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो, कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 16 के एलिमेंट शो करते हैं। देखो, इसके वैलेंस शेल के अंदर हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इसकी बात बन जाएगी, या 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर छोड़ देगा जब भी इसकी बात बन जाएगी। एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया ले रहे हैं। तो देखो, ग्रुप 16 के एलिमेंट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर देते हैं, +6 भी शो कर देते हैं, +4 भी शो कर देते हैं, +2 भी शो कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जनरली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? -2। ठीक है, बट हाँ, एक ही कंपाउंड है जिसके अंदर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो कौन सा है? OF2। ठीक है, ऑक्सीजन शो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल, बट इन OF2 शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन से, तो इसलिए इस वजह से ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ना कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जबकि बाकी एलिमेंट है जो ग्रुप 16 के सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम घटती जाती है, यानी कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम घटती जाती है। इसका रीज़न क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि हर एलिमेंट के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, जिसकी वजह से लास्ट के जो एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं ना,
कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल है ना। इनर्ट पेयर का डिस्कशन हमने पहले के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कर लेते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। इनके एलिमेंट होते कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, सल्फर है ना ये सब। तुमने देखा होगा कि ऑक्सीजन को जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो H2O फॉर्म करता है, सल्फर क्या रिएक्ट कराते हैं H2S फॉर्म करता है। तो जब भी ग्रुप 16 एलिमेंट को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो EH2 टाइप की हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। ई क्या है, हमारे ग्रुप 16 एलिमेंट है। तो कौन कौन से हाइड्राइड होते हैं हमारे ग्रुप 16 एलिमेंट के, H2O, H2S, H2TE, H2SC, H2PO। ठीक है, ये सब हमारे हाइड्राइड होते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट के। अब देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट के हाइड्राइड की। सबसे पहले तो इसकी शेप कैसी होती है, एंगुलर बेंट मुड़ी हुई सी इसकी शेप होती है। ठीक है, जिसके अंदर 2 लोन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन होती है किसकी वजह से, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से। 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो होगी टेट्राइडल। ज्योमेट्री के अंदर हम लोन पेयर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब इनकी बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल टॉप टू बॉटम घटते हैं। बॉन्ड एंगल टॉप टू बॉटम घटते क्यों है, क्योंकि देखो टॉप टू बॉटम साइज़ बढ़ता जाता है इन एलिमेंट्स का। साइज़ बढ़ने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन की टेंडेंसी कम होती जाती है और साथ ही साथ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन भी कम होता जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड खुलता जाता है। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज टेंडेंसी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम। साइज बड़ा होगा, लोन पेयर और जो तुम्हारा बॉन्ड पेयर है उसके बीच में रिपल्शन कम होगा, बॉन्ड खुलता जाएगा और बॉन्ड एंगल टॉप टू बॉटम घटता जाएगा। अब बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे और वन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे। टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, क्यों, क्योंकि वन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और मास इन सब एलिमेंट्स का बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम बढ़ता जाता है। बट हाँ, H2O का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, जिसकी वजह से H2O का सबसे ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। बाकी रेस्ट का टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास एंड वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट H2O हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसकी वजह से H2O का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। बाकी उससे कम H2TE का होता है, उससे कम H2SC का होता है, उससे कम H2S का होता है। कुछ इस तरह से इनका ऑर्डर होता है। अब एसिडिक करेक्टर की बात करें, एसिडिक करेक्टर यानी कि सामने वाले को H+ देना। तो देखो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं साइज़ सेंट्रल एटम का बढ़ता जाता है, साइज़ बढ़ेगा हाइड्रोजन और जो तुम्हारा एलिमेंट है सेंट्रल एटम ग्रुप 16 का एलिमेंट, उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, तो H+ को डोनेट करना आसान होगा। तो टॉप टू बॉटम एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। जैसे मान लो ये जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, ये तुम्हारा ये सेलेनियम है। साइज़ बढ़ रहा है ऊपर से नीचे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, ऊपर से नीचे बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, तो इस वजह से H+ को डोनेट करना ईजी होगा। तो टॉप टू बॉटम एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एज He बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेज। बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी कम होती जाएगी और साथ ही साथ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, सो इजी टू डोनेट H+। इसलिए H2TE सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है हाइड्राइड में ग्रुप 16 के अंदर और H2O सबसे कम होता है। ठीक है, रीज़न क्या है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, H+ को डोनेट करना आसान होता है, इसलिए H2TE बढ़िया एसिड होता है। अब बात कर लेते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। थर्मल स्टेबिलिटी भी टॉप टू बॉटम घटती जाती है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, E और H के बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी घटती जाएगी। सेम रीज़न है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ी है, बॉन्ड को तोड़ना आसान है। डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एज EH बॉन्ड गेट्स वीक, इजी टू ब्रेक EH बॉन्ड। तो H2O की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उससे कम H2S की, उससे कम H2SC की, उससे कम H2TE की। पोलोनियम की बात इसलिए नहीं करें क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव मेटल है, तो इसलिए हम उसकी ज़्यादा स्टडी नहीं करते। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर की। रिड्यूसिंग करेक्टर यानी कि सामने वाले को हाइड्रोजन देना। एसिडिक करेक्टर भी सामने वाले को हाइड्रोजन देना। ठीक है, तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे हाइड्रोजन को देना आसान होता जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, तो इस वजह से टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ता जाता है। रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एज EH बॉन्ड गेट वीकर, हेंस इजी टू लिबरेट H एंड एक्ट एज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। और इन जनरल वाटर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि OH बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसकी वजह से H2S का रिड्यूसिंग करेक्टर कम होता है, उससे ज़्यादा H2SC का, उससे ज़्यादा H2TE का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई H2S इज अ लिक्विड वाइल H2S इज अ गैस। कि H2O तो लिक्विड है बट H2S एक गैस होती है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि H2O में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल पास पास रहते हैं, जिसकी वजह से H2O लिक्विड फॉर्म में रहना पसंद करता है। जबकि H2S के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इसकी वजह से H2S के बीच में वीक वन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं,
जिसकी वजह से मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर रहते हैं, जिसकी वजह से H2S गैसियस फॉर्म में रहना पसंद कर देती है। अब देख लेते हैं कि ग्रुप 16 एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 16 एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ या तो EO2 फॉर्म कर लेते हैं, EO3 फॉर्म कर लेते हैं, या तो डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, ट्राईऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। और इधर E क्या है, ग्रुप 16 एलिमेंट जैसे कि पर सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन की बात नहीं करें क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्ट कराओगे तो जनरली क्या ओजोन फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम इन चारों एलिमेंट की बात कर रहे हैं। मान लो हमने किसी भी ग्रुप 16 एलिमेंट जैसे सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। या फिर कभी किसी किसी केस में हमें क्या मिल जाता है, सल्फर ट्राइऑक्स, किसी किसी केस में हमें ट्राइऑक्साइड में मिल जाता है। जैसे सल्फर को ऑक्सीजन का रिएक्ट कराया, हमें क्या मिल गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ये दो तरह के ऑक्साइड ग्रुप 16 एलिमेंट जनरली फॉर्म करता है। ठीक है, एसिड हमने क्यों लिया, क्योंकि सल्फर जनरली एसिड फॉर्म में ही रहता है। ठीक है बच्चों, तो SO2 क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 क्या हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है बच्चा लोगों, इधर SO2+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इधर SO3+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें, इन ऑक्साइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का क्या सीन रहता है, तो देखो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। कोई रिड्यूसिंग एजेंट कब होता है, तो वो उसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो और सामने वाले का वो क्या कर रहा हो, रिडक्शन कर रहा हो। देखो जितने भी डाइऑक्साइड होते हैं वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका ऑक्सीडेशन हो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो उनका ऑक्सीडेशन करने का मन करता है तो एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। बट हाँ, टॉप टू एटम रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी घटती जाती है। क्यों, क्योंकि टॉप टू एटम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की टेंडेंसी कम होती जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नट पेयर इफेक्ट की वजह से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा पाएंगे, खुद का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे, तो बढ़िया सामने वाले का रिडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से रिड्यूसिंग करेक्टर टॉप टू बॉटम करता है। उसी बात को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एज डाइऑक्साइड आर इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दे वांट टू हैव +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों चाहते हैं, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट टेबल होती है। ठीक है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो SO2 सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग होता है, उससे कम SeO2 होता है, उससे कम TeO2 होता है। तो SO2 एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि TO2 एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि खुद का रिडक्शन और सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराना पसंद करता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसी बात को हमने लिख रखा है कि SO2 इज़ एन रिड्यूसिंग एजेंट वाइल HCO2 इज़ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कुछ इनके SO2 और SO3 के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। SO2 बैंड शेप में होता है क्योंकि लोन पेयर इसको धक्का देने के बॉन्ड को, ठीक है, इन दोनों बॉन्ड को धक्का देता है तो बैंड या एंगुलर शेप में होता है। जबकि SO3 हमारा ट्राइगोनल प्लेनर होता है, प्लेन में पड़ा रहता है, पंखे की तरह होता है। SO3 की शेप होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। हाइब्रिडाइजेशन किसकी वजह से होती है, ड्यू टू सिग्मा एंड लोन पेयर। ठीक है, और SO2 और SO3 हैव इक्वल बॉन्ड लेंथ, इन दोनों बॉन्ड की और इन तीनों बॉन्ड की इक्वल लेंथ है, इक्वल बॉन्ड लेंथ है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये रेजोनेंस में रहते हैं, बार बार इनका पाई बॉन्ड आपस में एक्सचेंज होता रहता है। अब देख लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स विद हेलोजन, कि ग्रुप 16 के एलिमेंट हेलोजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट हेलोजन के साथ या तो EX2 डायहाइड फॉर्म कर लेते हैं, EX4 टेट्राहाइड फॉर्म कर लेते हैं, या EX6 हेक्साहाइड फॉर्म कर लेते हैं, और इनकी स्टेबिलिटी घटती जाती है। जैसे मान लो SF6 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम HCl6 की होगी, उससे कम SBr6 की होगी, उससे कम Si6 की होगी। ठीक है, इन हेलाइट्स की स्टेबिलिटी, जितना छोटा इन हेलाइट का साइज़ होगा उतना बढ़िया ये ग्रुप 16 एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर पाएंगे, क्योंकि बड़ा साइज़ होगा तो जैसे बड़ा साइज़ होता जाएगा तो वो टिक नहीं पाएंगे ना, टूटने को होगा। तो इसलिए जितना छोटा साइज़ होगा इन हेलाइट का उतना बढ़िया है, इसके साथ ग्रुप 16 एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हेक्साफ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन सब हेलाइट्स में। हेक्साफ्लोराइड के अंदर भी सबसे ज़्यादा फ्लोराइड कौन सा स्टेबल होता है, SF6। SF6 इज़ मोस्ट स्टेबल हेलाइट। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो सल्फ़र छोटा एलिमेंट है, उसके आसपास 6 फ्लोरीन, देखो सल्फ़र एक छोटा एलिमेंट है, उसके आसपास 6 फ्लोरीन छोटे छोटे आ जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी रिएजेंट आता है, कोई भी अटैक करने के लिए केमिकल आता है तो SF6 उसे अटैक करने का मौका ही नहीं देता। क्यों, क्योंकि चारों तरफ से सल्फ़र को घेरा होता है, फ्लोरीन बॉडीगार्ड बन के बैठे होते हैं, तो इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। हाइड्रोलिसिस भी बहुत रेयरली कर पाता है SF6, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। हाइड्रोलिसिस क्या कि वाटर के साथ रिएक्शन करने में भी इसे दिक्कत होती है। ठीक है, और हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ हेक्साफ्लोराइड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा एटम्स का, जैसे जैसे ग्रुप 16 के एलिमेंट का साइज़ बढ़ेगा, फ्लोरीन और उस एटम की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी घटती जाती है। जैसे हमने थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड में देखा था कुछ इस तरह से। इसकी शेप और जो ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे, यानी कि ये 4 फ्लोरीन ऐसे रहते हैं, एक फ्लोरीन ऊपर रहता है, एक फ्लोरीन नीचे रहता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp32, क्योंकि 6 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है,
और अगर SF4 की बात करें तो इसकी शेप कैसी होती है, सीसा, सीसा यानी कि झूले जैसी। जैसे झूले पे बैठते नहीं है, एक बंदा इधर बैठता है, इधर बैठता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं, कुछ इस तरह से सीसा झूले जैसी इसकी शेप होती है, ठीक है। और इसकी अगर ज्योमेट्री देखें तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। ज्योमेट्री और शेप में फ़र्क क्या होता है बच्चों, ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर इंक्लूड होते हैं बट शेप के अंदर लोन पेयर इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। जैसे मान लो 3 पंखे की डंडियाँ, एक ऊपर डंडी एक नीचे डंडी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, कुछ इस तरह की इसकी ज्योमेट्री होती है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होगी, sp3d। क्यों, क्योंकि देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक तुम्हारा लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3d, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डाइहैलाइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। डाइहैलाइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट जनरली बैंड फॉर्म में होते हैं और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp3, 2 बॉन्ड पेयर की वजह से, 2 लोन पेयर की वजह से, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मोनोहेलाइड की बात करें ग्रुप 16 एलिमेंट की, तो मोनोहेलाइड यानी कि जैसे मान लो सल्फर और फ्लोरीन, ये हो गया मोनोहेलाइड। तो ये जनरली डायमरिक नेचर में होते हैं, यानी वो SF के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे और एक नया मॉलिक्यूल बना देंगे, जिसे डायमरिक बोलेंगे, डायमरिक फॉर्म ऑफ मोनोहेलाइड बोलेंगे। जैसे मोनोहेलाइड कौन सी डायमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, H2F2 H2Cl2। और ये जनरली डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन शो करते हैं। डिस्प्रपोर्शन यानी कि सेम स्पीसीज ऑक्सीडेशन भी शो करेगा और सेम स्पीसीज रिडक्शन भी शो करेगा। एक ही सेलेनियम इधर ऑक्सीडाइज हो रहा है और इधर हो रहा है रिड्यूस्ड, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन क्या होते हैं, डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन। अब देख लेते हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए, ऑक्सीजन एनोमलस बिहेवियर शो क्यों करता है, यानी कि अपने बाकी ग्रुप एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी क्यों शो करता है। क्यों, क्योंकि एक तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी, दूसरा स्मॉल साइज होता है, और तीसरा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, कि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, बाकी सबके पास होते हैं। तो ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, सल्फर 6 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है बट ये हार्डली 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। हालांकि इसकी कोवलेंसी 4 हो सकती है बट ये मैक्सिमम प्रैक्टिकली 3 ही बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। और साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, जबकि इसके बाकी साथी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते, कुछ इस वजह से ऑक्सीजन एनोमोलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कुछ बेसिक बच्चों डिफरेंस देख लेते हैं। तुम्हें मालूम होंगे बट एक बार फिर भी देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, की जैसे इधर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, इधर +1 थी इधर +4 हो गई, तो इसे हम बोलेंगे आपका ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, कि ऑक्सीडेशन डिक्रीज होने को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो इधर +1 थी इधर क्या होगी 0, तो इसका इधर क्या हो गया, इसका रिडक्शन, इधर क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बेसिक बातें थी। तो अब कुछ प्रिपरेशन देख लेते हैं डाइऑक्सीजन की और ओजोन की। तो देखो, डाइऑक्सीजन तो हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ में सर्वाइव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। एक तो बाय हीटिंग क्लोराइड, यानी कि जैसे हम पोटेशियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, KCl प्लस में ऑक्सीजन। बच्चों अगर तुम बैलेंस रिएक्शन नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, बट कोशिश करना बैलेंस करोगे तो बेटर रहेगा। या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, जितने मेटल के ऑक्साइड होते हैं अगर उन्हें तुम हीट करोगे, हीट दोगे, तब भी हमें ऑक्सीजन मिल सकती है। जैसे ऑक्साइड मर्करी ऑक्साइड को जैसे ही हमने हीट करा तो हमें क्या मिलेगा, सिल्वर प्लस में ऑक्सीजन। ऐसे ही मर्करी ऑक्साइड को हीट करा हमें क्या मिलेगा, मर्करी प्लस में ऑक्सीजन। ये लेस रिएक्टिव मेटल हैं तो अपने से ऑक्सीजन को पूरा छोड़ देते हैं, बट कुछ ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो अपने में से ऑक्सीजन को नहीं छोड़ते। जैसे लेड ऑक्साइड हो गया, ठीक है, लेड ऑक्साइड हो गया, ठीक है, जैसे लेड ऑक्साइड हो गया, तो ये PbO प्लस में ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, ये अपने में से ऑक्सीजन को नहीं छोड़ता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, क्योंकि ये रिएक्टिव एलिमेंट होता है जबकि ये इतने रिएक्टिव नहीं होते। तो इसलिए जब भी इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये PbO प्लस में ऑक्सीजन को छोड़ेगा, ठीक है। अगला मेथड कौन सा हो सकता है कि जो कि जनरली यूज़ करा जाता है ऑक्सीजन को बनाने के लिए, वो कौन सा है, बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही देखा था जनरली हमें ऑक्सीजन कैसे मिलती है बच्चों, बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन पर या वाटर। वाटर को क्या करते हैं, एसिड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी कि बीकर लेते हैं, एनोड कैथोड लगाते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, पानी डालते हैं, थोड़ा एसिड डालते हैं, तो हमें एनोड जो कि पॉजिटिव होता है उस पर तो हमें मिल जाती है तुम्हारी ऑक्सीजन, कैथोड नेगेटिव पे हमें मिल जाती है हाइड्रोजन, H2 गैस और ऑक्सीजन गैस। तो कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। और जनरली हम हवा से भी ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं बाय डिस्टिलेशन वगैरह, है ना। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लो ऑक्सीजन की क्या क्या होती हैं। इट इज़ अ कलरलेस एंड ओडोरलेस गैस, इसका कोई कलर नहीं होता, इसकी कोई स्मेल वगैरह नहीं होती। और इसके 3 आइसोटोप क्या है, जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो। तो 3 स्टेबल आइसोटोप ऑक्सीजन के कितने हैं, कौन से हैं, 16 17 एंड 18। और डाई ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में। जब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें पता चलता है तो हमारा पैरामैग्नेटिक होता है नेचर का, ठीक है। बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइऑक्सीजन।
कि डाइऑक्सीजन बाकी केमिकल के साथ किस किस तरह से रिएक्ट करता है। तो देखो डाइऑक्सीजन कंबाइंस विद ऑलमोस्ट एवरी मेटल एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट नोबल गैसेस एंड नोबल मेटल। कि डाइऑक्सीजन लगभग हर मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है एक्सेप्ट कुछ नोबल गैसेस के और कुछ नोबल मेटल के। ठीक है, नोबल गैसेस और नोबल मेटल जनरली रिएक्ट नहीं करते। तो देखो ये रिएक्शन तुमने हालांकि पढ़ी होंगी बट फिर भी देख लेते हैं। एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाओ, क्या मिल जाएगा? Al2O3। P4 फॉस्फोरस को ऑक्सीजन के साथ मिलाओ, हमें क्या मिल जाएगा? P4O10। जिंक सल्फाइड को हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा? ZnO प्लस में O2। मीथेन को हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे या किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। या फिर एसिड के साथ HCl के साथ तुम ऑक्सीजन को मिलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कैटलिस्ट, हमें क्या मिल जाएगा? क्लोरीन गैस प्लस में H2O पानी। ठीक है, और प्लेटिनम गोल्ड जनरली तुम्हारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव नोबल मेटल होते हैं। तो गोल्ड और प्लेटिनम ख़राब नहीं पड़ता, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते तो ख़राब पड़ जाते हैं। यूजेस देख लो ऑक्सीजन के, तुम्हें मालूम ही होगा रेस्पिरेशन में, कंबशन के अंदर यूज़ होता है एज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम पे कई बार क्या होता है मरीज ऑक्सीजन नहीं ले पाता, तो उस टाइम पे भी हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर वगैरह, है ना। और एट हायर एल्टीट्यूड बाय माउंटेन्स एंड बाय डाइवर्स इन स्कूबा डाइविंग, जितने भी लोग ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, जो भी स्कूबा ड्राइवर डाइविंग वगैरह करते हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऐसा सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन को भर के ले जाते हैं कि जब उन्हें ज़रूरत हो तो यूज़ कर लें। और साथ ही साथ लिक्विड डाइऑक्सीजन इज़ यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, के अंदर फ्यूल डलता है, उसके अंदर लिक्विड डाइऑक्सीजन यूज़ होती है। इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को जैसे ही लिक्विड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से रॉकेट को उड़ने में हेल्प मिलती है। अब बात कर लेते हैं ओजोन O3 की, जो कि ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप। इट इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड फाउंड एट अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, कि लगभग अर्थ के सरफेस से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर ओजोन की लेयर ओजोन पाई जाती है। ठीक है, ओजोन प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेस, जो भी सन वगैरह हार्मफुल यूवी रेस फेंकते हैं उससे हमें सेफ रखती है। ओजोन लेयर की वजह से यूवी रेडिएशन पूरी तरीके से अर्थ पे नहीं आ जाती। अगर आ रही होती तो एनिमल्स को, अर्थ को, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता अगर ओजोन लेयर नहीं होती। प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? बाय साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, उसके अंदर हल्की हल्की क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं एक डिब्बे में, जिसे क्या बोलते हैं? ओजोनाइजर बोलते हैं। उस डिब्बे के अंदर थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं जिससे हमें ओजोन मिल जाती है। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, थोड़ी हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ओजोन ऑब्टेन इन 10% कंसनट्रेशन, और जो भी हमें इधर से ओजोन मिलती है वो 10% कंसनट्रेशन में होती है। अगर हमें ज़्यादा कंसनट्रेशन के ओजोन चाहिए तो हमें ओजोनाइजर, जो कि हमारा डिब्बा होता है जिसके अंदर हमें रिएक्शन कर रहे होते हैं, उसके साथ बैटरी वगैरह को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि थोड़ी एनर्जी देनी होती है। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस ना होता, अगर ये खुद से हो जाता तो बच्चों पूरी हवा में ओजोन होती, ऑक्सीजन ना होती और हम सर्वाइव ना कर पाते। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन देख लो जल्दी से। प्योर ओजोन इज़ अ पेल ब्लू गैस एंड डार्क ब्लू लिक्विड एंड वॉयलेट ब्लैक सॉलिड, कि जो भी प्योर ओजोन होती है ना, भी गैस होती है तो थोड़ी ब्लू कलर की होती है, पेल ब्लू कलर की, और लिक्विड फॉर्म में डार्क ब्लू कलर की होती है, और सॉलिड फॉर्म में वॉयलेट ब्लैक कलर की होती है। और हाँ, इट इज़ थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल एसो लार्ज नेगेटिव गिफ्ट फ्री एनर्जी, क्योंकि ना इसकी गिफ्ट फ्री एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, इस वजह से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। तो इसलिए जनरली खुद से ही थोड़े टाइम बाद ये O3 O2 प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। नेसेंट ऑक्सीजन किसे बोलते हैं? जो कि अकेली ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर देख लो ओजोन का किस तरह का होता है, बेंड, जिसके अंदर ठीक है दो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और ये बीच वाले ऑक्सीजन का लोन पे तीसरे ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से शेयर कर लेता है, जिससे इन सबका पेट भर जाता है और ऑक्टेट रूल हमारा फॉलो हो जाता है। ठीक है, बीच वाले ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन हमारी कितनी होती है बच्चों? sp2। इसकी शेप कैसी होती है? एंगुलर या बेंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, रेजोनेंस की वजह से ना जितने भी ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, जो भी ओजोन है ना तुम्हारा, है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि ईजिली सामने वाले को ऑक्सीजन देता है, क्योंकि इसके पास नेसेंट ऑक्सीजन होती है, अकेली ऑक्सीजन होती है जो कि अनस्टेबल होती है, तो सामने वाले को ईजिली ऑक्सीजन देता है, तो एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। कुछ ओजोन की रिएक्शन देख लेते हैं बाकी केमिकल के साथ। लेड सल्फाइड के साथ ये PbSO4 फॉर्म कर लेता है, लेड सल्फेट, और I नेगेटिव के साथ ये I2 फॉर्म कर लेता है, और साथ में अगर फर्दर रिएक्शन कराएं तो HiO3 आयोडिक एसिड फॉर्म कर लेता है। Fe2 प्लस के साथ जैसे FeSO4 वगैरह के साथ अगर ओजोन की रिएक्शन कराएं तो Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। SN2 प्लस के साथ, टिन के साथ ही SN4 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और NO2 के साथ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ ही N2O5 में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ना, तो इसकी वजह से ये सामने वाले का क्या करा जाता है? ऑक्सीडेशन करा देता है।
ठीक है। और एक ना क्वेश्चन होता है कि ओजोन को हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं, कि कितनी ओजोन प्रेजेंट है किसी मान लो बीकर में या किसी डिब्बे। ओजोन मेज़र करनी हो, अगर हमारे पास ओजोन हो, अगर हमें उसे मेज़र करना हो तो किस तरह से करेंगे। देखो, जब भी हम ओजोन की रिएक्शन आई नेगेटिव के साथ या के आई के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2OH नेगेटिव प्लस में I2 प्लस में O2। जो भी इस I2 मिलता है ना, इस I2 की हम टाइट्रेशन करा देते हैं। Na2H2O3 क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, इसके अमाउंट हमें ऑलरेडी मालूम होती है। ठीक है, जैसे ही रिएक्शन कराते हैं हमें पता चल जाता है कि इतने I2 ने रिएक्ट करा, तो हम पता लगा लेते हैं ओजोन ने I2 के साथ कितना रिएक्ट करा होगा। तो इस तरह से हम ओजोन की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितनी ओजोन प्रेजेंट होगी। I2 और सोडियम थायोसल्फेट मिलते हैं और क्या बना देते हैं, सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6 प्लस में 2Na। I2 रिलीज्ड व्हेन रिएक्शन विद एक्सेस Ki या I नेगेटिव अकर्स। I2 liberated titrated against sodium thiosulfate and thus amount of ozone can be calculated। देख ली। और ओजोन डायमैग्नेटिक नेचर की होती है जबकि तुम्हारी डाइऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है ना। ओजोन की जो लेयर है वो डे बाय डे थोड़ी ख़त्म होती जा रही है, डिप्लेट होती जा रही है। इसका रीज़न क्या है, जैसे हम फ्रिज यूज़ करते हैं उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, वो ना फ्रीऑन यूज़ होते हैं, रेडिकल छोड़ते हैं जो कि ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और ओजोन को ऑक्सीजन और नेसेट ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा ओजोन की लेयर धीरे धीरे डिप्लेट होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। साथ साथ जितने भी तुम्हारे रॉकेट जेट वगैरह होते हैं वो भी नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, ओजोन के साथ रिएक्ट करती है और O2 प्लस में ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। इसकी वजह से भी हमारी ओजोन लेयर धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगी तो UV रेडिएशन आएंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। यूजेस देख लो जल्दी से ओजोन के। यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर, यानी कि जो भी पानी जिसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, फंगी वगैरह होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए भी ओजोन का यूज़ होता है। और साथ ही साथ ये ब्लीचिंग एजेंट के भी काम आता है। ब्लीच वगैरह करते हैं ना, तुमने देखा हो लड़कियां ब्लीच वगैरह करती हैं ना, गर्ल्स वगैरह ब्लीच वगैरह करती हैं, तो ऐसा ब्लीचिंग एजेंट भी ये काम आता है। तो ठीक है बच्चों, ये थे यूजेस ओजोन के। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, अगर किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।